नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 7 मार्च 2022, दिन सोमवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के सांस्कृतिक विकास एवं संवर्धन के लिए जनजातीय साहित्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आदिवासियों के सांस्कृतिक विकास एवं संवर्धन के लिए जनजातीय साहित्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस जनजातीय साहित्य समारोह का आयोजन 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस अखिल भारतीय जनजातीय साहित्य समारोह में राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य महोत्सव एवं जनजातीय कला तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। इस जनजातीय चित्रकला प्रतियोगिता को अलग अलग वर्गों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा यहां जनजातीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता की प्रदर्शनी भी लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। समारोह के अंतर्गत कुल 10 विषयों जनजातीय साहित्य कला, जनजातीय परंपरा एवं संस्कृति, जनजातीय भाषा बोली, जनजातीय लोक नृत्य एवं लोकगीत, जनजातीय विकास और समस्या, जनजातीय लोकोक्तियाँ आदि विषय से संबंधित शोध पत्रों पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे सुपोषण अभियान वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण दर अब घटकर कितनी रह गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19.86%। प्रदेश में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2016 से 2022 तक आयोजित वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण की दर में लगातार कमी दर्ज की गई है और परिणाम स्वरूप बच्चों में कुपोषण दर 30.13% से घटकर अब मात्र 19.86% रह गई है। इस प्रकार राज्य में कुपोषण दर में लगभग 10.27% की कमी एक बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किए गए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत अभी तक 1,70,000 बच्चे कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सर्वे एजेंसी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार भी छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर में कमी आई है। इसमें कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 32.1% है। वहीं छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 31.3%। इस प्रकार प्रदेश का कुपोषण दर राष्ट्रीय स्तर से भी कम है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कब से कब तक ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता के लिए विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 मार्च से 12 मार्च तक। प्रदेश में लोगों को ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता करने के लिए 6 मार्च से 12 मार्च 2022 तक विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के आँखों की जांच की जा रही है। चश्मा की ज़रूरत वाले लोगों को निःशुल्क चश्मा भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों में बीमारी के जागरूकता के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और सामुदायिक भवनों में संगोष्ठी भी आयोजित की जा रही है। ग्लूकोमा को काला मोतिया या कांचिया बिन भी कहा जाता है। यह आँखों की गंभीर बीमारी है। यह बीमारी आँखों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव की वजह से होता है। यह ऐसी बीमारी है जिसमें आँखों के अंदर पानी का दबाव धीरे धीरे बढ़ जाता है और आँख की नसें सूखने लगती है और धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। बता दें कि यहाँ इन क्षेत्रों के किसानों को कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आईआईटी कानपुर ने खेती के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया है और इसी के तहत नैनो पार्टिकल कृषि उत्पादकता में वृद्धि करते हुए सफल संक्रमण के जोखिम को कम करेंगे। नैनो पार्टिकल, जिसे बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइट मेटाबोलाइट बायोडीसीएम कहा जाता है, कम सांद्रता में सक्रिय हो सकता है और मिट्टी या उपभोक्ता स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होने पर कीटनाशकों के रूप में प्रभावी हो सकता है और उच्च तापमान की भी सहनशीलता होती है।
अगला प्रश्न है, वैश्विक प्लास्टिक संधि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए कितने देशों ने मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 175 देशों ने। वैश्विक स्तर पर एक सबसे बड़े बहुपक्षीय पर्यावरण सौदे में 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण संकट को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्लास्टिक संधि नामक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर सहमति व्यक्त की है। यह केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बैठक में पहली संधि पर प्रस्ताव पारित किया गया। पहली संधि में 1950 के दशक में प्लास्टिक युग के बढ़ने के बाद उत्पादित 9 बिलियन टन प्लास्टिक से सीधे निपटने का प्रयास करेगी। इस संधि के तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। संधि यह भी स्वीकार करती है कि निम्न आय वाले देशों को उच्च आय वाले लोगों की तुलना में प्लास्टिक और प्रदूषण से निपटना मुश्किल होगा और इसके लिए प्लास्टिक के उपयोग और कचरे को रोकने में मदद करने के लिए वित्त पोषण मॉडल भी तैयार किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रोडक्ट ब्रांडिंग तैयार की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 जिलों में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने गांवों में नशा मुक्ति केंद्र भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1460 गांवों में। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट के महान स्पिनर शेन वार्न का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? इसका आंसर है लक्षद्वीप। केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप को अब पूर्णतः जैविकीय खेती वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। इस केंद्र शासित क्षेत्र में सभी कृषि कार्य सिंथेटिक उर्वरकों व कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना ही संपन्न किए जाते हैं। बता दें कि लक्षद्वीप से पूर्व सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य जनवरी 2016 में घोषित किया गया था। अब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी इस ओर अग्रसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश थिंक टैंक रिपोर्ट के अनुसार 2030 में किस देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर है भारत को। ब्रिटेन की एक थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने 2020 को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों में रहा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से 2024 तक ही आगे रह सकेगी तथा 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था पुनः ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वहीं द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था 2027 में जर्मनी को तथा 2030 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अगला प्रश्न है, देश में पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो रेल का संचालन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है दिल्ली एनसीआर में। देश में पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो रेल दिल्ली एनसीआर में संचालित किया गया है। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम व बोटेनिकल गार्डन के बीच 37 किलोमीटर की रूट पर स्वचालित रेल सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। इस चालक रहित रेल सेवा की निगरानी दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? इसका आंसर है रिंग वांडरिंग को। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन नवंबर 2021 में गोवा में आयोजित किया गया था। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जापानी फिल्म रिंग वांडरिंग को प्रदान किया गया है। वहीं इसमें फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वर्ग में सिल्वर पीकॉक जितेंद्र भिकुलाल जोशी को गोदावरी के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला वर्ग में चार्लोट के लिए एंजिला मोलिना को प्रदान किया गया है।
हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा किनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2021 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन किस क्रम के राष्ट्रपति हैं। तीसरा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जनवरी 2021 में जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। चौथा प्रश्न है, 2021 के महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है।